हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आपने हमारे वीडियोस जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है हमारा क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी, उसको आपने पहले भी देखा होगा। और आज इसमें हम उसका आखिरी चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है, पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे जा सकते हैं, या फिर आप अपने प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं द जियो इकोलॉजिस्ट के नाम से। उस पर सारी जानकारी दी गई है। तो आइए हम लोग रिवाइज करते हैं एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 जो कि है पॉपुलेशन। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, लाइक बटन जरूर प्रेस करिए और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6, पॉपुलेशन। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो शब्द है वो है डेमोग्राफी। तो अक्सर हम लोग डेमोग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में फर्क क्या है या दोनों सेम है। तो ध्यान रखिए, डेमोग्राफी जो है वो अट्रीब्यूट्स के बारे में है, डेटा के बारे में है, उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में है। अगर मैं पॉपुलेशन का डेटा ले लूं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन और तमाम तरीके का डेटा, तो ये सब डेमोग्राफिक डेटा कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसको डेटा को इस्तेमाल करके मैप के ऊपर दिखाऊं, स्पेशियल एनालिसिस करूं, ज्योग्राफिकली बताऊं कि कहाँ का ज्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, तो जब स्पेस टर्म ऐड हो जाएगा तो उसी चीज को हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी बोलेंगे। अगर सिर्फ डेटा है और स्टैटिस्टिक्स है तो फिर उसको डेमोग्राफी बोलेंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि समझने की बात है। अब आते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया है और देखते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वर्ल्ड में, उनका क्या रोल है और उन्हीं का जो पॉपुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल्चरल इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा रिसोर्सेस को क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोल इज अ पीस ऑफ रॉक, लेकिन जब तक लोग उसका वैल्यू ना समझे तब तक वो रिसोर्स नहीं होगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ह्यूमन क्रिएटेड है। इसलिए पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिसोर्सेज के टर्म्स में। तो पॉपुलेशन को कहा गया है कि इट्स अ पाइवोटल एलिमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल स्टडीज का। और इसीलिए इसका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो आप देखेंगे कि रिसोर्सेज के साथ, कैलामिटीज के साथ, डिजास्टर्स के साथ, सबके साथ मीनिंगफुली जोड़ा जाता है। यानी ह्यूमन बीइंग्स सेंट्रल रोल प्ले करता है इन सारे एस्पेक्ट्स में। तो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। अगर आपने इकोलॉजी और एनवायरमेंट पढ़ा तो उसमें आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग का रोल क्या है फूड चेन में, फूड वेब में, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्बैलेंस में। तो ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में कही गई हैं। अब आते हैं ऊपर, देखते हैं कि यहाँ पे तीन चीजें की बात की गई है जो कि मेजर क्वेश्चंस हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो वो क्या क्या तीन चीजें हैं अगर आप देखेंगे। पहला है पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन का नंबर क्या है, साइज क्या है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये वर्ल्ड में और इंडिया में। दूसरी बात, पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, कौन से फैक्टर उनको कंट्रोल करते हैं। और चेंज ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम समझना चाहते हैं, ये दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ग्रुप, सेक्स कॉम्पोजिशन, लिटरेसी लेवल्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हेल्थ कंडीशन, ये सारी बातें बहुत जरूरी हो जाती है पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए। तो ये हमारे तीन मेजर पिलर्स हैं पॉपुलेशन को समझने के लिए। तो सबसे पहला पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन मार्च 2011 में, जो आप देख सकते हैं, 1210.6 मिलियन था। अगर आप इसको आने वाले सेंसस में देखेंगे तो हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री में आ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब जो हमारा अकाउंटेबिलिटी था पहले 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये कई बार अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 18 से 20% के रेंज में है। और इसमें 1.21 बिलियन पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो उसके हिसाब से ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो रफली
2.4% लैंड है हमारे पास पूरी दुनिया का, और लगभग लगभग 18 से 20% पॉपुलेशन है। तो अगर आप लैंड पॉपुलेशन रेशियो अगर निकालना चाहें, लैंड मैन रेशियो निकालना चाहें, तो काफी स्क्यूड आपको दिखेगा कि पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पे। और इसमें सेंसस का जिक्र किया गया है। तो सेंसस जो है हमारा पॉपुलेशन का न्यूमरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को रीड करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंसस जो है वो 1872 से इंडिया में हो रहा है, और ऑफिशियली 1881 से आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत होती है हर 10 साल के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट सेंसस 2011 का हुआ था, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी 2021 के सेंसस का डेटा नहीं आया है, जो कि आने वाले समय में आएगा, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। फर्दर आइए तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कि कुछ एरियाज जो है इंडिया में, जैसे उत्तर प्रदेश है हमारा, वो 16% पॉपुलेशन को होल्ड करता है हमारे कंट्री का। तो ये सबसे पॉपुलस स्टेट में हुआ। उसके अलावा हिमालयन स्टेट में सिक्किम जो है उसकी पॉपुलेशन 0.6 मिलियन है। वहीं लक्षद्वीप आइलैंड्स पे 64,429 लोग रहते हैं। तो काफी डिफरेंट सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे बहुत ज्यादा लोग हैं, कहीं पे बहुत कम लोग हैं। फ्रॉम स्पार्सली पॉपुलेटेड टू डेंसली पॉपुलेटेड हमारा पूरा कंट्री वैरी करता है। तो इसमें आप ये ग्राफिकल एनालिसिस भी देख सकते हैं, जो कि पाई चार्ट के फॉर्म में दिया गया है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 82.5%, इंडिया 17.5% इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन एरिया वाइज अगर देखिए तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 97% है, 97.6%। इंडिया के पास एरिया सिर्फ 2.4% है। तो ये बताता है कि कैसे हमारे स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये चीज समझने के लिए। और फर्दर आप देखेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, तो इसी के आधार पे हम निकालते हैं, और यहां पे ये चार्ट दिया गया है। तो 16% आप यूपी में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में। फिर आप महाराष्ट्र में 9% है, बिहार में 9% है, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%। बाकी के स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में 6% है, कर्नाटका, गुजरात में 5% पॉपुलेशन है, उड़ीसा, केरला और झारखंड, असम में लगभग 3% कॉन्सेंट्रेशन है, पंजाब में 2% है, और बाकी के स्टेट्स का। तो ये बताया गया है कि कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन साइज कहां का सबसे ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे मैप ऑफ इंडिया दिखेगा, जो कि सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन 2011 का दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे गौर करके, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी डेंसिटी मैप ऑफ इंडिया दिया है। तो आप देखेंगे रेड कलर जो है वो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है इंडिया में, और उसके बाद आप ये ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फेयरली आपको दिखेगा कि रेड कलर जो है वो नदर्न प्लेन्स में, और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आपको ये वाला जो नदर्न एरिया है वही है। इसके अलावा बाकी एरिया थोड़े से स्पार्सली पॉपुलेटेड है, जो कि आप इसमें से देख भी सकते हैं। अब फर्दर आते हैं हम, तो यहां पे दिया हुआ है कि ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। तो ये चीज एक यहाँ पे डू यू नो में भी दिया गया है। फर्दर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 की बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था। तो डेंसिटी वैरी कर रहा है 1102 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार, जो हाईएस्ट है, टू 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा एक रेंज आपको बताता है कि हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से एक वेरिएशन है, जो सबसे कम से सबसे ज्यादा तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर आप देखेंगे यहां पे कि स्टेट्स विथ पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप देखेंगे, यहां पे ज्यादातर आपको दिखेगा रगड टेरेन है, अनफेवरेबल क्लाइमेट है, सॉइल की कंडीशंस वैसी है, इस वजह से स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो रीजंस जो है वो ज्यादातर फिजिकल है और कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आप देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेस उसका क्या है, पॉपुलेशन चेंज का, ये बताया गया है। तो इसमें आप देखेंगे पॉपुलेशन इज अ डायनामिक फिनोमेना, मतलब ये समय के साथ निरंतर बदलने वाला फिनोमेना है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन, ये जो बातें कही गई हैं आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो पॉपुलेशन का नंबर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन, ये तीन बातों का ध्यान रखना। ये थ्री इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पॉपुलेशन चेंज को बताता है। तो इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्फ्लुएंस जब होता है तो इंटरैक्शन ऑफ थ्री प्रोसेसेस। तो सिंपली प्रोसेस की बात अगर हम करें तो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, किसी भी एरिया का पॉपुलेशन चेंज इन्हीं तीन
इन्हीं तीनों फैक्टर्स के फ्लक्चुएशंस और चेंज की वजह से होता है। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, और वहां पे लोग बाहर जा रहे हैं या लोग अंदर आ रहे हैं, यानी अंदर आएंगे तो इमिग्रेशन और बाहर जाएंगे तो इमिग्रेशन, तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट होता है। फर्दर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात यहां की गई है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू चेंज इन नंबर्स ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसके लिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन करना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ कैलकुलेट करना पड़ेगा तो अगर आप देखेंगे, अगर मुझे ग्रोथ निकालना है तो 2011 का डेटा लूंगा और 2001 का डेटा लूंगा, फिर मैं बता सकता हूं कि इस फेज में क्या ग्रोथ हुआ है। तो इसीलिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनरली हम 10 साल का डेटा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा सेंसस 10 साल पे होता है, तो ये आसान होता है हमारे लिए समझना कि 10 साल में क्या चेंज हुआ है और कितना ज्यादा पॉपुलेशन बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। एनुअल ग्रोथ रेट भी कंप्यूट करते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं। तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो स्टेडिली 361 मिलियन से 1951 में 1210 मिलियन 2011 में आपको दिखेगा ग्रो करता हुआ। तो ये बहुत स्टेडिली ग्रोइंग कंट्री हम बता सकते हैं कि इंडिया है। तो इसमें आपको यहाँ पे डेटा भी दिया गया है कि डिकेडल डेटा 51, 61, 71, तो कैसे कैसे हमारा पॉपुलेशन बदला है। तो आप ये चीजों को ध्यान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब फर्दर आते हैं हम यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस में। तो उसी डेटा का अगर आप ग्राफिकल एनालिसिस करें तो देखिए 1961 वाले डिकेड में अगर यहाँ पे था हमारा डॉट, तो अगले डिकेड में ये बहुत शार्प इंक्रीज शो करता है। बहुत शार्प इंक्रीज शो करता है का मतलब यहां पे इस डेकेड में 1961 से 71 के बीच में बहुत हाई ग्रोथ रेट रहा पॉपुलेशन का। फिर ये थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ दिखता है 70s वाले डेकेड्स में, और थोड़ा और नीचे 80s वाले, और अब फर्दर आपको यहां पे दिख रहा है डिप करता हुआ। तो ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन का है वो आप देख सकते हैं कि स्लोली डिप कर रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पॉपुलेशन चेंज का। अब अगर फर्दर आप इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन 1901 से 2011 तक लगभग लगभग 110 साल में, तो ये आपको एक स्टेडी ग्रोथ सिस्टम दिखाई देता है कि ग्रोथ जो है वो बहुत स्टेडीली हुआ है, बहुत तेजी से शार्प इंक्रीज जो है वो हुआ है लगभग लगभग इस फेज में। तो ये जो 1961 से 91 वाला फेज है, ये बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये आप लगभग लगभग देख सकते हैं। अब यहां पे फर्दर आते हैं कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है आपको दिखेगा कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर है इन टर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जा रहा है कि इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा 2045 में इस बुक के हिसाब से, बट वो बहुत जल्दी अचीव कर लिया हमने। लगभग कहा जा रहा है कि 2024 में ही इस चीज को अचीव कर रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड का सबसे टॉप पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा डिक्लेयर्ड। अभी अनडिक्लेयर्ड वे में भी काफी एजेंसीज या काफी रिपोर्ट्स ऐसे हैं मीडिया में जहां आप देखेंगे कि ऑलरेडी बताया जा रहा है कि हम क्रॉस कर चुके हैं चाइना को। फर्दर यहां पे है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ, तो हमने बात की थी फैक्टर्स की, तो इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी बातें, और माइग्रेशन आता है। तो बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। 1000 लोगों पे कितने बच्चे का जन्म हो रहा है एक साल में गिवन। सो इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। ये इंपॉर्टेंट है कि बर्थ रेट हमेशा ज्यादा दिखेगा आपको डेथ रेट से। डेथ रेट जो है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, ये उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसे बर्थ रेट पर 1000 पर्सन इन 1 ईयर। तो मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्या है कि डिक्लाइन इन डेथ रेट। तो डिक्लाइन क्यों हुआ डेथ रेट में? हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो 36 साल थी लगभग, अभी ये 71 ईयर्स हो गई है, यानी लॉन्गिविटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मेडिकल सर्विसेज अच्छी हुई है, हाइजीन सर्विसेज अच्छी हुई है, तो ये जो फैसिलिटीज बढ़े तो डेथ रेट कम हुआ, इसीलिए ग्रोथ ज्यादा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए यहाँ पे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है माइग्रेशन, थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर। तो माइग्रेशन में देखेंगे कि इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी, ये माइग्रेशन भी बहुत होता है इंडिया में। और इंटरनेशनल माइग्रेशन भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा है, इंडिया से लोग काफी देशों में जाके रहते हैं काम के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ये आपको देखने को मिलेगा दोनों तरीके का माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन जो कि विद इन द कंट्री माइग्रेशन है, ये कहा गया है कि डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पूरे कंट्री का लेंगे तो पॉपुलेशन साइज नहीं बदलेगा,
राइट, बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी स्टेट्स के विद इन डिस्ट्रीब्यूशन को ये बदल सकता है। एक जगह से ज्यादा लोग अगर एक पर्टिकुलर जगह रहने जाएंगे तो सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन पे दोनों पे फर्क पड़ेगा इस माइग्रेशन पैटर्न का। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फर्दर आप देखेंगे इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो कौन सा टाइप ऑफ माइग्रेशन सबसे कॉमन है इंडिया में? रूरल एरिया से, गांवों से लोग शहरों में आके बसना चाह रहे हैं और बस रहे हैं। तो ये रूरल टू अर्बन एरिया जो माइग्रेशन है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये सबसे कॉमन माइग्रेशन है इंडिया में। और इसको हम बोलते हैं पुश फैक्टर माइग्रेशन, यानी रूरल एरिया में अभाव के कारण लोगों को पुश किया जा रहा है अर्बन एरियाज की तरफ जाइए, अपॉर्चुनिटीज को देखिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए, जॉब के लिए, तो काफी लोग माइग्रेट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका एडवर्स कंडीशन जो है वो है पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस माइग्रेशन को पुश करने के लिए। और पुल फैक्टर जो होता है वो सिटी में होता है। तो हम बोलते हैं कई बार कॉमनली पुश एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको धकेल रहा है अपने गांव से शहर की ओर, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शहर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये है पुल फैक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, लिविंग कंडीशंस अच्छी है, ये सारी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये इंडिया में आपको कॉमनली दिखेगा। तो इसीलिए माइग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ चेंज होता है। पॉपुलेशन चेंज में बर्थ रेट और डेथ रेट के अलावा माइग्रेशन भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये है। फर्दर अगर आप देखेंगे यहाँ पे एज कॉम्पोजिशन की बात की गई है, तो एज कॉम्पोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अभी डोमिनेट कर रहा है। इसको पॉपुलेशन पिरामिड से पढ़ाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि एज कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप। तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज ग्रुप दिया गया है, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, वर्किंग एज 15 टू 59 ईयर्स, इसकी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में। तो इसको आप अगर डेटा वाइज देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे एक ही जगह पे। जैसे एडल्ट है 58.7% इंडिया में, एजड पॉपुलेशन 6.9% और चिल्ड्रन 34%। तो ये जो एडल्ट कैटेगरी है ये मैक्सिमम डोमिनेटिंग कैटेगरी है इंडिया में, और इसीलिए कहते हैं इंडिया इज द कंट्री ऑफ यूथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्दर अगर आप देखेंगे इसमें तो एज अबव 59 ईयर्स की जो बात है, जो एजिंग पॉपुलेशन की बात दी गई है, वो भी हमारा लगभग लगभग आप देखेंगे 6% के आसपास आपको यहाँ पे डेटा भी दिया गया, 6 से 7% है। तो इसमें एक चीज समझने वाली है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन है। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारा एजिंग पॉपुलेशन और चिल्ड्रन है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ये? वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। तो अगर आपका एजिंग पॉपुलेशन और चिल्ड्रन ज्यादा हो जाए कंट्री में, यानी डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ से लेके एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सिविक एमेनिटीज, ये सारी चीजों को मजबूत करना पड़ेगा। ये सब चीजें समझने के लिए है। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात की गई है, किस बेसिकली नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। तो ये सेक्स रेशियो ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पे टेबल दिया गया है 2011 तक, 1951 से। तो इसमें आप देखेंगे 51 में 946 था इंडिया का सेक्स रेशियो, जो कि 943 तक हो गया 2011 में। तो ये अभी भी इसमें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ स्टेट में पॉजिटिव हो चुका है, 1000 से ऊपर फीमेल्स हैं कुछ स्टेट में इंडिया में, और कुछ में नहीं है। तो ये आप डेटा में देख भी सकते हैं। और फर्दर आपको यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात बताई गई है। तो लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को बताने के लिए, कि पढ़ाई लिखाई की जो पर्टिकुलर एज है उसमें कितने लोग स्कूल गए, कितने नहीं गए। तो 2011 का सेंसस अगर आप देखेंगे तो लिटरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसमें कहा गया है कि अ पर्सन इज 7 years एंड अबव who can read and write with understanding in any language is literate। तो लिटरेट का डेफिनेशन है कि अगर आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और किसी एक लैंग्वेज में समझ के, तो आप लिटरेट कहे जाएंगे। ये एक बेसिक डेफिनेशन दिया गया है सेंसस में। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा 2011 में 73% लिटरेसी रेट दिखता है यहाँ पे, और 80.9% मेल्स के लिए और 64.6% फीमेल्स के लिए। लेकिन ये डेटा अगर आप देखना चाहें 2021 में, 22 में, तो आप नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि इस सब में हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात भी की गई है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन और उसके साथ उसका ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इन एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को समझाने के लिए, कि कैसे कैसे लोग हैं जो कि पॉपुलेशन के
तो कितने लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फर्दर यहां पे लिखा गया है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, जिसमें डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व हैं काम करने के लिए। सेकेंडरी सेक्टर में आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखेंगे, जिसमें इंडस्ट्री आता है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। और टर्शियरी एक्टिविटीज में आप ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सर्विसेज वाले सेक्टर देख सकते हैं। तो कितने लोग किस सेक्टर में काम करते हैं, ये बहुत जरूरी है डेटा पॉपुलेशन के लिए समझना, ताकि हम समझ पाए कि हमारा कंट्री में क्या सिचुएशन है डेवलपमेंट के लेवल का। तो अगर आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज वेरी इन डेवलप्ड वाइल डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप्ड नेशंस में क्या होता है, हाई प्रोपोर्शन होता है लोगों का सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में, राइट, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्राइमरी सेक्टर में करके लोग ज्यादातर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आपको इन्वॉल्व दिखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप डेवलपिंग कंट्री का ट्रेंड लेंगे तो यहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा। तो डिफरेंस क्या है, इंडिया में अगर आप देखेंगे ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो 64% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली इन इंडिया। तो एग्रीकल्चरल डोमिनेंट कंट्री है। मॉनसून के बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, अगर क्लाइमेट में देखेंगे। तो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स 13 से 20% है। तो ये जो चीज है 13% और 20%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि हम आगे ग्रो करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देना है, सर्विस इकोनॉमी को और बेटर करना है, ताकि हम ग्लोबल लीडरशिप में शामिल हो सकें, ग्लोबल इकोनॉमी में शामिल हो सकें। तो ये सारी बातें हैं। और इसके बाद आपका एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात की गई है यहां पे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो ये कौन सा पॉपुलेशन है, जो 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, जो कि 10 से 19 साल के एज ग्रुप का पॉपुलेशन है। और ये पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर होता है, इसी पे आप डिविडेंड आपको मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोइंग एज, जो स्कूलिंग एज वाला पॉपुलेशन है, से कॉलेज वाला। सो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलेसेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। तो आप देखेंगे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बातें बहुत करते हैं। हमारे यहाँ पे स्टंटिंग की, डिफिशियंसी की बहुत प्रॉब्लम्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो अवेयरनेस जो है और एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एडोलेसेंस में, रिलेटेड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सारी बातें की जाती है। और इसी में आप देखेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात की गई है अपार्ट फ्रॉम हेल्थ। तो हेल्थ में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि अगर आपका कंट्री में लोग हेल्दी है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हेल्दियर है वो आपको नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपको दिख रहा है कि सब्सटैंशियल डेवलपमेंट दिखता है। तो देखेंगे डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है 25 पर 1000 पॉपुलेशन इन 1951 से 7.2। और यहीं पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो 36 के आसपास थी, वो 67.9 2012 में हो गई थी। और अभी के अनुसार हम देख सकते हैं लगभग लगभग 70 से 71, 71 के आसपास हो गया है ये, राइट। और इसमें पॉपुलेशन पॉलिसी और वेलफेयर प्रोग्राम की बात करें तो 1952 से ही हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो फैमिली प्लानिंग और वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और इसमें आप देखेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में, इसका आप देखेंगे इसके अंदर प्लानिंग जो की गई, तो इसमें 14 ईयर्स तक ऑफ एज के लिए, बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन कंपलसरी किया गया है। उसके आप देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने की बात है, लगभग लगभग 30%। और ये सारी बातें जो की गई है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है प्रिवेंटेबल डिजीजेस को लेके, और मैरिज फॉर गर्ल्स को लेके, उनकी एज को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं। और मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट जो है वो फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर का स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम कौन से डिपार्टमेंट्स में इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अंत में आप देख सकते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलेसेंस की बात यहाँ पे लास्ट में कही गई है, जिसमें आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है। उसके अलावा आप देखेंगे डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंस अबाउट द रिस्क्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन सर्विसेज, ये सारी बातें की गई है, जो कि आप देखेंगे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी सपोर्ट करता है। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें ये सारी बातों का ध्यान रख के पॉपुलेशन को एज अ कैपिटल बनाना है, पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।
तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, आपका एक रिवीजन हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, खास करके क्लास 9th के सारे बच्चों को, जिनको भी आप जानते हैं उनको ये शेयर कीजिए। और भी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी हर किसी के लिए है। तो अगर आपको ये क्विक रिविजन करना है तो आप इस वीडियो को रख सकते हैं अपने प्लेलिस्ट में सेव करके भी। और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एक एक करके सारा एनसीईआरटी करेंगे 12th तक का। उसके अलावा हम फिर हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस इस चैनल पे लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।